हो गया ना। गुड मॉर्निंग सभी को। आज आप लोग को सब हिंदी में क्लास तो पूरा क्लियर हो गया था, आप लोग का हुआ था जी। चलिए आज हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। सारा हिंदी का 2 क्लास देंगे और हमारा वीडियो जो रिकॉर्ड होगा यूट्यूब पर चढ़ेगा। तो आप लोग जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले हैं, जितने भी बीपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, तो सभी क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को कि हम लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे और जो हम बोलेंगे बस उसी को आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, है ना। तो बीपीएससी टीचर का एडमिट कार्ड आ गया है ना। एग्जाम सेंटर आप लोग को बीपीएससी टीचर, है ना। कितने तारीख आज है, जल्दी बताओ। सही है, हाँ 17 अगस्त 2023। अब हम 2 वीडियो बनाएंगे हिंदी का और 1 वीडियो बनाएंगे इंग्लिश का। और इसमें आपका 100 नंबर रहता है, 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें हिंदी जाएगा, देखो हिंदी जाता है 70 नंबर और इंग्लिश जाएगा 30 नंबर। तो इतना भी आसान नहीं है कि जो सरकार बोल दिया है कि 30 नंबर ही लाना है और हम लोग पास कर जाएंगे, नहीं। क्योंकि आने वाला समय में जो एग्जाम होती है वो कठिन होती है और हिंदी भी बहुत टफ होता है। ऐसे ले लाना एग्जाम में तुका मार के बेतुका मार के 30 नंबर, वो ठीक है, लेकिन देखिए कष्ट कहाँ होता है और सही में हिंदी विषय जो है आसान है या कड़ा है। जब इसको हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी को अभ्यास करेंगे, अभ्यास। उसको पार्ट 1 में रखते हैं, पहला वीडियो देंगे और फिर पार्ट 2 में दूसरा वीडियो देंगे, ठीक है। हिंदी का एक रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्लासेस चलेगा। किसका चलेगा, रिवीजन क्लासेस किसका चलेगा, हिंदी का। किसका चलेगा, हिंदी का। क्योंकि आप लोग का जीएस पेपर स्ट्रांग हो चुका है और हमें विश्वास है कि आप लोग एग्जाम बढ़िया से निकाल लीजिएगा सभी विद्यार्थीगण। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और आप लोग क्या क्या नहीं पढ़े थे, हमारे जितने भी सोशल मीडिया पर देखेंगे उन लोग के लिए एक बार कहते हैं कि ज़्यादा नहीं 2 दिन समय निकालिएगा और कुछ मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास या परिचय, ये दोनों चीज पढ़ना है ना, दोनों चीज। दूसरा, भाषा और विचार, भाषा और विचार, ये सब नोट करके पॉइंट कम से कम आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा, वर्ण और ध्वनि, वर्ण और ध्वनि। चौथा पढ़ना है आपको संज्ञा, सर्वनाम, ईटीसी जो भी है ना, विशेषण। पांचवा आपको पढ़ना है शब्द भेद, शब्द भेद के ही अंतर्गत आता है इन लोग, है ना, टोटल शब्द भेद के अंतर्गत आएगा। उसके बाद विलोम शब्द, मुहावरा, है ना, ये सब चीज आपको देखना है। फिर देखना है रस, छंद, अलंकार, एक वीडियो में दे रहे हैं आपको इतना। उसके बाद आपको आएगा रचनाएं, है ना, जितने भी रचनाएं हैं कौन सा कवि के द्वारा है। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना, ज्यादा नहीं। फिर अगला वीडियो में थोड़ा सा आपको गद्य पद की भी इसमें चर्चा कर दिया जाएगा, पदांश दोनों का, है ना। ध्यान से समझिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, है ना। और उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले हम इसका चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और परिचय, ये पढ़ा दिए लगभग ने, सबको पढ़ाए हैं, सब लोग तो नोट किए हुए थे, लेकिन फिर से रिवीजन करिएगा। हम पूछेंगे बताइएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास जब जानेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग कई भागों में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से
चार भागों में पढ़ के पढ़ते थे, बांट के पढ़ते थे। पहला वीरगाथा काल, आप लोग सब सुने होंगे, वीरगाथा काल बताए थे। दूसरा आधुनिक आधुनिक काल, ऐसे तो कहा रीति काल भी, इसको रीति काल है ना। तीसरा भक्ति काल और चौथा आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल। ये आपको चलता है। पहला जो आया वीरगाथा काल, काल मतलब क्या, समय, जैसे टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं ना, तो वीरगाथा काल में, वीरगाथा काल के समय में कौन से कवि आए और कौन सी रचनाएं की हैं, उनकी कौन सी पुस्तक है। तो जब हम लोग हिंदी पर पीएचडी करेंगे, हिंदी पर रिसर्च करेंगे, जब हिंदी से आप एमए करेंगे, हिंदी से ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको पूरा डीप पढ़ना है। लेकिन अभी आपको एग्जाम निकालना है ओनली फॉर पासिंग मार्क्स, ताकि किसी को पता चले कि नहीं, यह जो बच्चे हैं परीक्षा दे रहे हिंदी का, नहीं थोड़ा सा इसका जानकारी इसके पास है। तो वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल, इस काल में कौन से कवि हुए, है ना। कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है ना, देखो क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद किस बाद का कवि है, किस बाद का कवि है। अब चार को यहां दे देता है, छायावाद, नकेलवाद, तीसरा दे देगा हालावाद। तो किस बात का कवि है, तो छायावाद का कवि है। किस बात का कवि है, तो छायावाद में कितने कवि हुए, तो छायावाद में भी 3-4 कवि हुए, नकेलवाद में भी 3-4 कवि हुए, हालावाद में भी 4 कवि हुए, 5 कवि हुए। तो कहने का मतलब रिवीजन में यह हो रहा है कि आपको भक्ति काल में कौन सा कवि आए, कौन से रचनाएं की हैं, तो यह सब चीज हम आपको पढ़ा दिए हैं डिप में। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। समझ में आया, समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का परिचय में थोड़ा सा और भी जानकारी लेना है कि हिंदी लगभग 1000 भाषाओं में से एक है। क्या है, 1000 भाषाओं में से क्या है, एक है। और इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व हुआ था, 1000 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। हिंदी समझ में आया। और हिंदी की जब हम चर्चा करेंगे तो हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर। कॉमन चीज है, यह कितना है, कॉमन चीज है, याद रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस जब चर्चा किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस की चर्चा आएगा, तो कब मनाया जाएगा, 21 फरवरी। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। कहाँ है, केंद्रीय हिंदी एवं अंग्रेजी संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है ना। तो ये आपको ये सब चीज आपको पूछता है हमेशा। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, बताओ। हम बताए थे, आप लोग ये सब रिवीजन करिएगा। प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर, कहा, नागपुर 1975 में। तो कहने का मतलब कि इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रथम विचार कहां से उत्पन्न हुआ था, कहां से उदित हुआ। तो आंसर आता है बंगाल से। तो ये सब आप क्या करिए, बढ़िया से पढ़िएगा। फिर कभी कभी आता है कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। हिंदी का आदि कवित्री कौन है, तो ये सब चीज हम लिखा दिए हैं। बढ़िया से एक बार नोट्स को सब आप लोग देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे नहीं है, तो एक बार जरूर हिंदी साहित्य का परिचय आप लोग क्या करेंगे, पहले। उसी प्रकार से हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो इसमें घबराना नहीं है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत है। कौन है, पद्मावत। बहुत सारे महाभारत मार देते हैं। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हुआ, तो महाभारत हुआ। याद रखिएगा, हिंदी का जब पूछे तो पद्मावत। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग क्या किए, रिवीजन इसका हो गया ना। अब देखिए इसका चलते हैं, मार्कर नए हो बढ़िया। देखो
भाषा और विचार। दूसरा देखिएगा भाषा और विचार। हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और जल्दी जल्दी एग्जाम को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि भाषा और विचार, जो विचार आपके पास आया वही भाषा क्या किए, अपने भावों को क्या किए, विचारों को क्या किए, एक दूसरे के सामने प्रकट किए। भाषा वही ना है जी, है ना। भाषा क्या है, विचारों को प्रकट करना, क्या करना, लिख कर, बोल कर, है ना। तो उसी प्रकार से भाषा को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक लिखित भाषा और दूसरा एक मौखिक भाषा। क्या पढ़ते हैं, दूसरा मौखिक भाषा, याद रखिएगा। अब देखिए लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या है। एक होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है, सांकेतिक भाषा, जो संकेत के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, जो अभी प्रचलन में बहुत कम है लेकिन है। जैसे हम मुहावरा पढ़ते हैं, आंख मारना, तो आंख मारना का मतलब क्या हो गया, अभी के डेट में कोई आंख मारेगा तो आंख मार को रे मार धार होगा ना पूरा कस के, लेकिन आंख मारना का मतलब इशारा करना, है ना। ताकि आप यहाँ से निकाल, मान लिया यहाँ 50 को हम पढ़ा रहे हैं, किसी को बाहर निकालना है तो आंख मार के इशारे से नहीं निकाल सकते हैं। तो समझ जाता है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थीगण है ना। बाकी तो एल्लू गल्लू चलो कोई बात नहीं। तो लिखित भाषा, अब मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा का एक क्वेश्चन आता है, देखो जब बीपीएससी आप दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर, अब बीपीएससी टीचर का एग्जाम दीजिएगा तो एक गौरवान्वित पद होता है ना। आप एक टीचर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, तो हिंदी एक लैंग्वेज का एग्जाम लेने का मतलब यह हुआ कि आपको लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में पकड़ कितना है ना। अब सही से आज के डेट में देखिएगा तो सही से कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, करता है जी, नहीं कर पाता है। ला तो पानी हो, निकाल के बोतल ला बोतल से, है ना। कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, करता है सही से, नहीं करता है। कारण क्या होता है कि हम 5% भी सही हिंदी नहीं जान पाते हैं। 5%, अगर कहा जाए तो 2% भी नहीं जानते हैं सही से, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलने आता ही नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं। लोग अगर कह देंगे कि हम बोल लेते हैं बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत कम, रेयर केस में। क्योंकि इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है लेकिन हिंदी बोलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होता है। एक ही को देखो, जब हम पढ़ाएंगे आगे तो इसमें भी देखो, ईसा है, यह सा है, ये भी सा है ना। और सबको बोली से, आपका बोली से पकड़ना चाहिए कि सब का उच्चारण इसमें हो रहा है, इन्हें कि सभी इस का उच्चारण हो रहा है सभी शब्द में। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसीलिए कठिन होता है हिंदी। तो भाषा में क्या है, लिखित भाषा का आधारभूत इकाई, क्वेश्चन आता है लिखित भाषा का, लिखित भाषा का आधारभूत इकाई क्या है, क्वेश्चन आएगा। मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई का मतलब समझ रहे हो, जहां से शुरुआत हुई है। जैसे हम मकान बनाते हैं, नींव देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए यूट्यूब वाले भाई जितने भी देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई बच्चा पढ़ने वाले हो उसके पास पहुंच जाए। क्योंकि आप लोग देख लेते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, इसलिए जरूर करिएगा आप लोग। क्योंकि इस वीडियो को हम आप लोग के पास चढ़ा देंगे ताकि आपका 30 नहीं, कम से कम 100 नंबर में, 70 नंबर में आपका कम से कम 60 बने। कितना बने, 60 बने। 70 में कितना बने, चाहकर भी कहीं जुगाड़ भट्टा काम नहीं करेगा किसी का, करेगा हो। ये जी का बच्चा जाएगा तो तहलका मचा के चलावेगा, जाएगा जैसी क्वेश्चन देखेगा आंसर मारना शुरू कर देगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, इस सबको विश्वास है। तो लिखित भाषा का आधारभूत इकाई क्या है, जब हम लिखते हैं तो किसकी प्रयोग कर रहे हैं, वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण से वर्णमाला का निर्माण हुआ। जैसे क वर्ण है ना, और उसी पर ल भी वर्ण है, इसको जोड़ दो तो क्या हो गया, कलम। व्यवस्थित समूह किया गया, एक जगह किया गया, जैसे क ख ग घ ग र। अब फिर इसी का निर्माण से क्या, किसका निर्माण हुआ, शब्द का। फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ, वाक्य, धीरे धीरे। लेकिन स्टार्टिंग तो नींव यही ना है। तो लिखित भाषा का आधारभूत इकाई क्या हो गया, वर्ण हो गया। अब मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या हो गया, ध्वनि हो गया। क्या हो गया, ध्वनि हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ये आपका कोई भी एग्जाम में आएगा। उसके बाद है ना, भाषा से एक रिलेशन और भी होता है,
कि संविधान के कैमी सूची में भाषा को रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। कैमी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? भाषा को रखा गया है। और 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14। अब वर्तमान में कितने हैं? जल्दी बोलिए। 22। वर्तमान में कितने हैं? 22। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछता है। उसके बाद हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी। किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि जब तक ये सब याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। भाषाई के आधार पर गठित सर्वप्रथम, है ना, राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश। तो ये सब याद रखिएगा, है ना। कैमी सूची में? 8वीं सूची में। प्रारंभ में कितनी भाषा? 14। वर्तमान में कितनी? 22। चलो बाकी रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, इतना हम दे दिए। आप लोग मन से अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे तो चाहे वो लैंग्वेज हो या जीएस हो, कोई भी एग्जाम आपके लिए आसान होगा। और एक चीज और बताते हैं कि बीपीएससी जो टीचर बनाया है, टीचर का जो एग्जाम होगी वो तो होगी, साथ में विद्यार्थी को कमीशन का तैयारी हो गया। किसका तैयारी? कमीशन का। अभी देखिए पीटी का एग्जाम होगा 30 सितंबर। अब कमीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अलग से तैयारी करते थे, लेकिन टीचर के साथ कमीशन की तैयारी निश्चित हो गया है। अगर एक बार पीटी भी निकल गया ना तो समाज और सोसाइटी में कहेगा कि मेंस लिख ले है बउआ, इसलिए शादी ब्याह जल्दी हो जितो, तिलक भी मिलतो, है ना, और एक प्रतिष्ठा मिलेगा समाज में कि नए लड़का मेंस या लड़की मेंस लिखी हुई है। इसलिए आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। ये नहीं कि परीक्षा दे दिए घरे आके बैठ गए, 1 महीना तैयारी करके बीपीएससी निकाल लीजिएगा, है ना। और आपका पकड़ भी इधर लैंग्वेज में भी हो रहा है। देखिए तीसरा चीज पढ़ना है आपको, वर्ण और ध्वनि। इसका रिवीजन। किसका रिवीजन है? इसका वर्ण और ध्वनि। आराम आराम से पढ़ाएंगे, आराम आराम से लिख लीजिएगा। देखिए वर्ण और ध्वनि जब हम चर्चा करते हैं तो आपको बताया गया था कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, बहुत सारे वर्ण होते हैं, बताया था ना। संयुक्त वर्ण होते हैं, है ना, उष्ण व्यंजन होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। अब टोटल चीज देखो, ये क है, क्या है? बोलो, ये क्या है? ग, घ, अंगा, वाह। ये च, छ, ज, झ, इया। सही लिखे? ट, ठ, ड, ढ। देखो यूट्यूब वाले भैया अगर सही लिख रहे हैं तो समझिएगा कि सही सर बढ़ा रहे हैं, नहीं तो बोल दीजिएगा। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर य र अलावा जो भी है ना, य र लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर नहीं आता है। य र ल व तालब सा मूर्धान सा दंड सा ह संयोगी सा त्र और ज्ञ। हो गया ना? ज्ञ। अब कहो कि सर ये आपने क्यों लिखा? हम लोग बचपन में यही पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, है? अभी पूछेगा कोई बालक से, देखो ध्यान दो कि जो यह स लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? बताओ उच्चारण स्थान क्या है? ये जो स लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये जो स लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? बताओ। पूछेगा नहीं हो? आता है ना एग्जाम में। अब दरोगा का एग्जाम जो दरोगा पढ़ रहा है उसको भी हिंदी पढ़ना है 100 नंबर, बिहार पुलिस पढ़ना है उसको भी 10 नंबर हिंदी पढ़ना है, जो हिंदी पढ़ रहा है स्पेशल उसको भी हिंदी पढ़ना है। अरे बीपीएससी टीचर में 70 नंबर हिंदी है। अब देखो कि पहले के जमाना में जो हमारे खपरेल स्कूल में पढ़ते, जहां खपरा का स्कूल था, है ना, चटाई बिछा के हम लोग बैठते थे, वहां के टीचर आज भी क्या है? गुरु हैं। वो टीचर नहीं थे, गुरु थे, और हम लोग क्या थे? शिष्य थे। गुरु को प्रणाम करना था, है ना,
फील्ड में हम लोग घास को देखते थे, घास बराबर आया, कचरा है तो चुन के बिक देते थे। यहां तक कि सेवा सत्कार करते थे। क्यों? क्योंकि वास्तविक थे गुरु। उन्होंने बचपन में ही हम लोग को सिखाते थे कि तालब सा, ये क्या होता है? तालब, तालब्य सा, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है ना? इसका स्थान कहां से होता है? तालब सा, इसका स्थान तालु से होता है। और यहां हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ के विद्यार्थी को पता नहीं है कि किससे उच्चारण होता है। पहले के टीचर सिखाते थे कि मूर्धन्य स, यानी किसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से। पहले के शिक्षक जो थे इसको सिखाते थे कि दंती स, यानी किसका उच्चारण कहां से? दंत से। समझ में आया? अब आपको एक दिक्कत अब तो बन जाएगा। कहीं भी जाओगे तो आप लोग बनेगा ना। देख लीजिए भाई, आप लोग यूट्यूब वाले जितना पढ़िएगा, अच्छा लगे तो तुरंत शेयर कर दीजिएगा आप लोग दंत से वीडियो, क्योंकि ये जो कभी नहीं भूलिएगा, आप लोग भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए हम क्लास के साथ साथ आपके लिए भी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब बताओ, दंती सा बन गया ना। अब दंती सा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो बना दोगे, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर हम लोग हमेशा बचपन में क ख ग पढ़ते आ रहे हैं, और जब पीएचडी करोगे तो बहुत सारे टीचर कहेंगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको कहना है कि इसी को पढ़ने की जरूरत है। अब पूछेगा कि क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन कितना है टोटल? ऑप्शन में दे देगा 25, दूसरा दे देगा 20, तीसरा दे देगा 30, चौथा दे देगा 35। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? तो कितना है पता नहीं है। कारण क्या है कि हम जिसको पता है, जिसको पढ़ा उसको पता है। कारण क्या है कि आप लोग जानते नहीं है। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है, चाहे वो जीभ से हो या मुर्दा से हो या तालु से हो या दंत से हो, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श व्यंजन हम उसी को कहते हैं जो कवर्ग से लेकर क्या हो? पवर्ग तक हो। क्या हो? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक हो। कख गर्रा चचरा टटरा तजना पवा, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। किसको कहते हैं? यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25। तो बन जाएगा ने, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आता है अनुस्वार और विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। कभी कभी ऑप्शन आता है कि आयोग बाह, आयोग बाह रहता है या आयोग बन रहता है। क्या रहता है? आयोग बन रहता है। किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा अनुस्वार, दूसरा ऑप्शन दे देगा कुछ भी दे देगा, अल्पप्राण महाप्राण। तो क्या मारेंगे? अनुस्वार। यानी कि आयोग बाह कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। क्या कहते हैं? इसीलिए आयोग बाह या आयोग बन कितने होते हैं टोटल? बोलो जी, 2 होते हैं। कितने होते हैं? बैठा रहेगा 50 को बोलेगा एगो। कितने होता है? 2 होता है। तो आपको इस सब चीज को देखना है, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण, है ना, संयुक्त वर्ण, ये सब कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ 4, उष्ण 4, है ना, ये सब। तो यह आपको क्या करना है? बढ़िया से ध्यान देना है। तो मुख्य रूप से हम आपको समझा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी डिटेल्स आपको हम क्लास में पढ़ा ही दिए हैं। जो जिनको क्लास नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि ये चीज पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, हमको रिमाइंड करा दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ बताने के लिए, आने तो फिर दिक्कत होगा। इसमें देखिए वर्ण और ध्वनि में एक चीज और बताते हैं कि जो ध्वनि की आवाज आती है, चर्चा होती है, तो इसमें एक चीज और आता है, अघोष। क्या आता है? अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि। घोष ध्वनि भी आता है या वर्ण भी होता है, ठीक है, वर्ण भी और ध्वनि भी, है ना, बोल सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एक आता है अल्पप्राण और महाप्राण, नाम सुने हैं? इसी को बता रहे हैं वर्ण ध्वनि का रिवीजन में। घोष, अब घोष का नाम सुना है जी? नहीं सुना है आप लोग? बीपीएससी टीचर जितने भी देंगे ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा, जैसे मान लिया क है, ख है, ग है,
घ है, अरा है, एकदम इसी से समझिए, है ना। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? लेकिन परिभाषा है, अघोष वर्ण टोटल कितने होते हैं? तो देखो अघोष वर्ण टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? अब अघोष कितने हो जाते हैं? इसी को उल्टा कर देना, 31। कितना होता है? 31। लेकिन कहते किसे हैं? अघोष वर्ण है क्या? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला। तो पहला कौन है? बोलो, पहला कौन हुआ? ई हुआ। और दूसरा कौन हुआ? ई हुआ। 5 कौन है जी? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो गया? अघोष। अघोष क्या हो गया? कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कोई दिक्कत? पहचान जाओगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अल्पप्राण, अल्पप्राण की चर्चा आ रहा है। अब महाप्राण, तो ये क्या हो गया? कैसे पहचानोगे? जैसे दे देगा कि अल्पप्राण इसमें कौन है, और आपको दे देगा ट ऑप्शन दे देगा 4 गो। अरे अल्पप्राण मतलब आधा प्राण, अब महाप्राण मतलब पूरा प्राण। समझ में आया? जब इसकी हम व्याकरणिक परिभाषित करेंगे तो आपको बहुत ढंग से करना होगा, लेकिन अभी आपको एग्जाम पर करना है, इसलिए समझना है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, इसको क्या कहते हैं? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या हो गया? अल्पप्राण। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ क्या हो गया? महाप्राण। क्या हो गया? महाप्राण। तो ये आपको पकड़ना है, ये सब चीज आपको पूछता है हमेशा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, ये सब एकदम आसान है, इसको ज्यादा देखना नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण इस शब्द भेद के अंतर्गत आता है। तीनों एक ही चीज देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में पास्ट टेंस स्पीच पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पास्ट टेंस स्पीच, पढ़ते हैं कि नहीं? इसी को बोलते हैं हिंदी में, वो क्या बोलते हैं? शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। इंग्लिश में इसको 8 भागों में बांटा गया है ना, है ना? हिंदी में वही होगा, सेम होगा। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब जो है, ये सब से क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं आता है। तो हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि संज्ञा क्या है ना? किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कॉमन नेम को भी संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नेम को भी संज्ञा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर कॉमन नेम को नहीं कहते तो जातिवाचक संज्ञा होता नहीं ना होता। अगर प्रॉपर नेम को हम संज्ञा नहीं कहते तो प्रॉपर वाचक होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं ना होता। तो संज्ञा को हम 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना? उसको 2 भागों में भी बांट के पढ़ते हैं। इंग्लिश में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना? लेकिन एंशिएंट टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो 5, है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखो, हिंदी इंग्लिश थोड़ा इसलिए मिला दिए कि इंग्लिश भी 30 नंबर का है तो आपको याद आ जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको संज्ञा का परिभाषा तो आपको पता है। जैसे मान लिया कि राम है, तो राम किसी एक आदमी का नाम है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया ना। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉयज है तो बॉयज क्या हो गया? लड़का, यानी पूरा जाति का बोध हो रहा है ना, तो ये कॉमन नाउन है। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब देखो, भाववाचक संज्ञा देखना है, अब्स्ट्रैक्ट देखना है ना? अब्स्ट्रैक्ट देखना है तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि कॉमन से आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। क्या बनाना है? यानी जातिवाचक से लेके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो दानव लिखल रहेगा, ये दानव रहेगा, तो दानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? दानवता। क्या होगा? दानवता। मानव लिखल रहेगा, यानी कि मानव एक जाति है लेकिन उसकी मानवता बहुत सुंदर है, यानी कि मानवता को आप देखे नहीं है, ओनली फीलिंग्स की है ना। यानी भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रेम क्या है? ओनली फॉर फीलिंग्स है, नो टचिंग, है ना? तो इसकी मानवता बहुत सुंदर है ना? उसी प्रकार से कभी कभी क्रिया से दे देगा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्रिया। तो क्रिया क्या हुआ? वर्ब इज डूइंग वर्ब, है ना? वर्ब आता है ना। तो यानी खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, जितना भी ना है सब क्रिया है। तो जैसे खेलना क्रिया है तो इसका भाववाचक देगा बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप संज्ञा भी पढ़ सकते हैं, सर्वनाम पढ़ सकते हैं, विशेषण पढ़ सकते हैं, है ना, एडवर्ब पढ़ सकते हैं, कंजक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक संज्ञा पढ़ लीजिए और दूसरा विशेषण पढ़ लीजिए, बस ये आपका काम करेगा। विशेषण यानी जो विशेषता बतलाता है, जैसे काली गाय, यानी गाय जो है काली है कि नहीं है। जैसे इंग्लिश में आई सा ए वाटर वर्क्स, मैंने एक जलीय पक्षी को देखा, तो यहां पर वाटर क्या आ गया, एडजेक्टिव। क्या आ गया, एडजेक्टिव। उसी प्रकार से वाटर द प्लांट्स, पौधे में पानी दो, है ना, तो यहां पर वाटर किसका रूप ले लिया, वर्ब का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया, क्रिया का। यही वाटर का हम प्रयोग करते हैं दूसरी जगह कि प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो। यहां पर पानी नाउन का रूप ले लिया, यानी कि हम बेटा हैं तो किसी का दामाद भी हो सकते हैं कि नहीं, किसी का भैंसुर भी हो सकते हैं, किसी का भाई है, आदमी तो एक ही है ना, रोल अलग अलग है। उसी प्रकार से शब्द भेद को हम लोग 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ताकि हमारी वर्तनी, हमारी जो समझ हो, हमारा जो कौशल हो वो क्या हो, 100% सही हो, और सीखने का कोशिश किया जाता। अगर संज्ञा पढ़ोगे इंग्लिश में तो 2-3 क्लास लगेगा, कम से कम 3-4 क्लास लगेगा। एक सप्ताह लग जाता है सिर्फ नाउन पढ़ने में, एक सप्ताह, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे तो 2 मिनट में कहेगा, कोई आएगा आदमी कहेगा सर 2 मिनट में संज्ञा खत्म। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, एंशिएंट टाइम एंड मॉडर्न टाइम, है ना, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एकदम 1 मिनट में खत्म। वैसे थोड़ा होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बीपीएससी क्लास कर रहे हैं तो बीपीएससी क्लास करेंगे, चाहे यूपीएससी लेवल का करेंगे, चाहे कोई भी अगर इंग्लिश का मास्टर बनना होता है, चाहे पीएचडी बनना होता है, जैसे भी देखिए स्टेट में तो इंग्लिश का क्लास चलेगा मेरे यहाँ, तो आपको एक लेवल से पढ़ाया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो फंस जाइएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब मान लिया सड़क बोलना है और शहनाई बोलना है, तो आपकी आवाजों में अंतर आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो शहनाई बोल रहा है, एक सड़क बोल रहा है, एक शायरी बोल रहा है, एक शायरी बोल रहा है, अंतर आना चाहिए। अगर जहां अंतर नहीं दिखा, कौन सा सेंस में बोल रहे हैं, अगर ये शो नहीं दिया तो आपका हिंदी कमजोर है, होता है कि नहीं होता, तो आपको समझना होगा। उसी प्रकार से विलोम शब्द, क्या बताएं, विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा हो गया ना, दिन का रात, रात का दिन, है ना, तो ये आसान है। मुहावरा आंख मारना, इशारा करना, चंपत होना, भाग जाना, 9-11 होना, भाग जाना, हाथ मलना, पछताना, आंखों का किरकिरी होना, आंखों का काटा होना, है ना, तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना, तो ये मुहावरा है, इसको याद करना। इसको उल्टा शब्द है, इसको याद करना, कुछ कुछ देखना। इसी को इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, आइटम पढ़ते हैं ना, एंटोनिम, सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं ना। और इसी को हिंदी में हम एक चीज और पढ़ते हैं, जैसे देखिए एक अली, एक अली, आए कली, 2 अली होता है ना, होता है कि नहीं अंतर, एक अंश होता है, एक होता है अंश, होता है कि नहीं, होता है जी कि नहीं होता है, तो अंतर क्या है। अरे एक कली मतलब सखी, एक कली मतलब भौरा, है ना, एक अंश मतलब कंधा, एक अंश मतलब क्या, हिस्सा, मेरा अंश दे दो, नहीं बोलता है ना। तो दोनों का नाम है, सिर्फ क्या हुआ, हर्षिकार और दीर्घिकार के अंतर में चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया, और कुछ हुआ नहीं। इसीलिए पहले के जमाने में हम लोग मात्राएं पढ़ते थे, आकर के मात्रा, हर्षिकार के मात्रा, दीर्घिकार के मात्रा, हर्षुकार के मात्रा, एक कर का मात्रा, एक कर का मात्रा, ओ कर का मात्रा, ओ कर का मात्रा, अंक का मात्रा, अह का मात्रा पढ़ते थे ना, ताकि ये भी देखो अगर इधर से आ गया तो इसका भी सेंस अलग हो गया, इधर से आ गया। जैसे देखो हिंदी में एक चीज और बता देते हैं, बालाघात, बालाघात आया ना, तो जहां पर बल पड़ा, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंफाइटिक सेंटेंस, इंफाइटिक सेंटेंस पढ़ते हैं ना, जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो कि जोरदार, मैं पढ़ता हूं, आई डू रीड, मैं ही पढ़ता हूं। उसी प्रकार से यहां पर जब हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, तो एक बालाघात आता है जहां पर कहीं ना कहीं जोर पड़ना। तो जैसे देखो ये हम लिखे, एक शब्द लिखे, बोलो जी, तुम लोग बोलो क्या लिखे, आई बोलो क्या लिखे, बोलो दोनों, अंतर करो। आप लोग यूट्यूबर जल्दी से कमेंट में अंतर करिए, बताइएगा।
इस पर जोर पड़ा? हट, न कैसे पड़ेगा? इस पर जोर पड़ा? नहीं पड़ा। इस पर जोर पड़ा। यह दीन मतलब दीन हो गया, आई दिन मतलब गरीब हो गया। दीननाथ नहीं कहता है, दीन दुखी, यानी कहीं ना कहीं इस पर बल पड़ रहा है। और इस दिन पर कुछ बल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दिन क्या है? सिंपल हो गया, ये दिन है। तो बालाघाट समझ में आया? तो हम लोग मात्राएं को पढ़ते थे, तो विलोम शब्द मुहावरा ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना, तब तो होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद एक आता है रचनाएं। रचनाएं बुक हम लिखा देंगे कि सारा किसका रचनाएं हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, ये कौन कौन से बुक लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन कौन से रचनाएं किए, है ना। रामधारी से दिनकर कौन कौन सी रचनाएं किए, और इनकी रचना क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन क्या होता है, आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा हेतु किसको मिला था? हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, और ये हम पढ़ाए हैं, कॉपी पर देख लीजिएगा, समझ में आया। उसके बाद एक बचता है रस और छंद अलंकार। जहां पर दुनिया का कोई भी चीज हो, रस के बिना काम नहीं चलेगा। चलेगा हो, कतारी रस, अनानास रस, हर तरह का रस मिलेगा मार्केट में, मिलता है ना। कहीं उसी का तो चर्चा नहीं है, उसी का है, ये अलग है, अलग है। हाँ, क्या है अलग है? अरे वो भी रस पीते हैं तो मजा आता है, ही भी रस पियेंगे तो मजा आएगा, आएगा कि नहीं हो? ये अलग है। तो रस भी पढ़ना है, इसमें कई तरह के रस होते हैं, है ना, कई तरह के रस होते हैं। इसको एकदम पढ़ लीजिएगा दिल से। चैप्टर पढ़ाएं कहिएगा तो इसको बना देंगे, है ना। इसमें श्रृंगार रस पढ़ना है, श्रृंगार रस 2, संजोग और दूसरा वियोग, दूसरा वियोग रस। रस कितने प्रकार? 9 भी प्रकार होते हैं, कोई 10 बता देगा। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि के नाटक शास्त्र में कितने रसों की वर्णन किया गया है, ये सब चीज समझना है आपको। इसके बाद हास रस, बात्सल रस, यानी कई तरह के रस हैं। और रस में क्वेश्चन आता है जहां नायक नायिका का मिलन हो, जहां नायक नायिका का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? संजोग रस। और जहां पर नायक नायिका का विग्रह हो, अलगावाद, उसको क्या कहते हैं? वियोग रस। राम देखे सिया और सिया राम को अखिया लड़ी के लड़ी रह गई, यानी यहां पर संजोग रस हुआ, है ना। यहां पर वियोग हुआ, सखी जाते तो कहकर जाते, क्या कहकर जाते तो तुझे रोक पाते, यानी कि जब सिद्धार्थ अपने छोड़ने वाले थे तो राहुल सोए हुए में अपनी पत्नी और राहुल को छोड़ के चले गए, तो पत्नी ने अपनी कविता के माध्यम से बोला कि जाते तो कहकर जाते। अरे भैया कह के जाएंगे कि हम भाग जाएंगे, तो तुम भागने दोगी? नहीं भागने दोगी। कहोगे हम जाएंगे सन्यासी बनने दोगी? नहीं दे। लेकिन उन्होंने एक कविता के माध्यम से बोला कि जाते तो कहकर जाते, क्या जाते तो तुझे हम रोक पाते, यानी जब जाना ही था तो तुझे हम रोक पाते। तो ये हो गया वियोग रस। क्या हो गया? निस्दिन बरसत नयन, तो यहाँ से इस वियोग रस हो गया, इस संजोग रस हो गया। हास रस, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटों भर आलाप, घंटों भर आलाप, भैया राग में मारे गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये कौन सा रस है? तो आपको मारना हाथ, पहचानेंगे कैसे? जहां हंसी हो। देखते हैं वीर रस आता है, आता है कि नहीं? एक वीर रस भी पढ़ना। कभी कभी कोई रस ऐसा है, रस का मतलब क्या? जो आपको आनंदित कर देता हो, जो आपको आंखों को पलवित कर देता हो। जैसे देखो, अगर मान लिया कि सैड सॉन्ग सुनो, तो आप सैड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अब आप सुनो कि बुनले हर बोलो कि मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या वो अंदर से जोश आया कि नहीं, हट हम भी लड़ेंगे? आप बढ़िया देशभक्ति गाना देखो ना, मेरे वतन के लोगों सुन रहा था, पूरा देशभक्ति का लहर दौड़ रहा था, यानी कि भक्ति रस, है ना, वीर रस। तो यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे रस है जो आपको क्या करता है, आपको अंदर से पलवित कर देता है, पुलकित कर देता है। इस रस के बारे में जानकारी हम डिटेल्स क्लासेस पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कॉपी खाली खोलिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि रस कितने प्रकार के हैं, रस की रचना किसने किया है, और रस से हम समझते क्या है, और कौन सी रस हम पहचानने का नियम क्या है। उसी प्रकार से देखिए गद्यांश और पदांश, जब हम व्याकरण जानेंगे तभी हम गद और पद को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे?
अरे मैथ पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? फार्मूला को। हिंदी पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? व्याकरण को। तो यहां पर गद्य और पदांश का मतलब है कि कुछ गद्य से भी क्वेश्चन दे देगा, कुछ पद से दे देगा, देता है कि नहीं? एक कहानी की तरह लिख देगा, कहानी है पूरा इसमें, और इसी कहानी से 4 गो ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा, और आप बनाइए आंसर, इसी में खोजिए। तो आपको समझना होगा, निगेटिव सेंस में समझना होगा, पॉजिटिव सेंस में समझना होगा कि कहानी किस सेंस में कह रहा है, नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, सकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। इस कहानी का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखते हो, जब टीचर पढ़ाते थे आप लोग को तो क्या बोलते थे कि इस कहानी से आपने क्या समझा? लास्ट में पूछते थे ना, इस कहानी से आपने क्या समझा? तो आपको बढ़िया से क्या करना है कि एक कहानी की तरह पढ़ना है। वो कहानी अगर पर्यावरण से संबंधित है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से आपको आकर्षित कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित है तो कहीं ना कहीं आपको धन की कीमत बताने का प्रयास कर रहा है ना? तो आपको यह चीज समझना है। तो पहला हम जो पाठ दिए हैं आपको, हिंदी का अभ्यास पाठ दिए हैं, तो इसमें क्या करना है कि देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार सब पूरा देख लीजिएगा। भाषा और विचार, वर्ण ध्वनि, संज्ञा सर्वनाम, शब्दभेद, इससे ज्यादा आपको हिंदी में आएगा नहीं। फिर भी हम दूसरा पार्ट आपको छोड़ देंगे एक दिन बीच में, आप उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जितना रिवीजन करिए, एक पार्ट हम छोड़ देंगे इंग्लिश का और एक पार्ट हम जीएस का छोड़ देंगे। जीएस में आपका जो पूछता है, जीएस में 2 चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। जीएस में सबसे पहले चीज की ईवीएस पर भी विशेष ध्यान देना है, आपको इन्हें की ईवीएस छोड़ देना है। इसके साथ साथ 2-4 चीज आपको ध्यान देना है हमेशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ, है ना, ये सब हम आपको बताए थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज का क्लास यहां तक रखते हैं, ठीक है? और विशेष सभी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा।